हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड द कैबिनेट हियर। द टर्म काउंसिल मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर ऑफन यूज्ड interchangeable term. In the reality, there are not period of 44 is amendments of the Constitution. The word a cabinet was not mentioned in the Constitution. Let's add the definition between to the counseling of ministers and cabinet. The main point of difference are here. Counseling minister is a consist of all category of minister, and cabinet minister are minister of state. And there is a cabinet on the other hand consists of the senior minister only. Its a member is a various form of 15 to 30 while the entire council minister can consist of more than 70. The council minister as a whole rare meets. The cabinet on the other hand meet frequently as possible. It is a cabinet that is determine the policy and program of the government and not be council minister. Thus, the cabinet is on the inner body within the councils of the minister. Its act in the name of the council of minister exercises all power on its behalf. The next year, the power and function of the cabinet. It has is enormous power and the manifold responsibility. All the executive power of the president are exercised by the cabinet headed by the prime minister. The cabinet determine and formulate the internal and external policy of the country. It take all the major decision and regarding defense and security of the countries. It has also the formulate policy so as to be provide better living and condition for the people. Cabinet has a control over national finance. The cabinet is responsible for the whole of expenditures of their government as well as arising necessary revenue. It is the cabinet that prepare the text of president as address of parliament. The cabinet is also responsible for the issuance of the ordinance by the president when the parliament is not in a season. The seasons of their parliament are convened by the president on the advice of cabinet convention through the prime minister. The cabinet prepare the agenda of season of the parliament. कहते हैं अगर देखा जाए हमारा जो अगला टॉपिक है मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में इस बात को उजागर करने की कोशिश किया गया है कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जैसे शब्द का प्रयोग प्राय एक दूसरे के लिए कर लिया जाता है। हम कभी मंत्री परिषद भी कह देते हैं, कभी हम मंत्रिमंडल भी कह देते हैं। वास्तविक में ऐसा नहीं है। संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया था, यानी मंत्रिमंडल का जो है संविधान में कहीं भी इसकी बात नहीं आई थी। आइए हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर जानें। इसमें मुख्य अंतर इस प्रकार है, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। देखिए मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री भी उसमें होता है और राज्य मंत्री भी होता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ वरिष्ठ मंत्री होते हैं, यानी जो बुजुर्ग होते हैं वही होते हैं या काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या जो होती है 15 से 20 भी हो सकती है, जबकि मंत्री परिषद में 70 से अधिक मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्री परिषद में जो है संख्या यहाँ पर 70 से भी अधिक हो सकते हैं। संपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक कभी कभी ही होती है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यकता अनुसार बार बार भी होती रहती है। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है, न कि मंत्री परिषद। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्री परिषद जो होती है बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री भी सम्मिलित होता है और राज्य मंत्री भी होते हैं, और इसकी संख्या जो होता है मंत्री परिषद की वो 70 से अधिक होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल जो कि सिर्फ वरिष्ठ नेता ही इसमें सम्मिलित होते हैं और इसकी संख्या जो होती है 15 से 20 होती है। तो ये आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, समझ भी
आ गया होगा। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण मंत्रिमंडल की ही करता है, न कि मंत्रिपरिषद। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के नाम से ही कार्य करता है तथा उसी की ओर जो है कार्य भी करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्रिमंडल कार्य एवं शक्तियाँ। कहते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियाँ विशाल एवं जिम्मेदारियाँ अनेकों है। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल देश की आंतरिक एवं विदेशी नीतियों के निर्धारण संबंधी सभी प्रमुख निर्णय भी लेता है। लोगों को बेहतर जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करता है। यह राष्ट्रीय वित्त पर जो है नियंत्रण भी रखता है और सरकार द्वारा किए जाने वाले सारा खर्च तथा आवश्यक राशि का जुटाना इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए जाने वाले अभिभाषण की विस्तृत जो है विषय वस्तु भी जो है मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का दायित्व भी इसी पर ही होता है। प्रधानमंत्री के माध्यम से जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन भी बुलाता है और संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। अगर देखो दोस्तों, यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न होते रहोगे कि हाँ मंत्रिमंडल ही बार बार आ रहा है और शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि मंत्रिमंडल का वहाँ पर सारे कार्य होता है। ठीक है, सारे तरह के रूल रेगुलेशन जो है मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही बनाई जाती है। जैसे अमेरिका में सीनेट जो होती है, जो कांग्रेस का ही पार्ट होता है, सारे दायित्व सीनेट के पास ही होता है। लेकिन अगर हम देखें निचले सदन, तो निचला सदन जो होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है निचला सदन बहुत शक्तिशाली होता है और अमेरिका में निचला सदन जो होता है बिल्कुल कमज़ोर होता है। और भारत में जो ऊपरी सदन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और अमेरिका में जो ऊपरी सदन जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। The next topics here are responsibility of the minister. We have already read that there is the counseling of minister with the prime minister as it is a had to add the advice to president. Constitutionally, their minister hold office during the pleasure of the president, but in fact they are responsible to and removable by the Lok Sabha. Actually, the Constitution has itself declared that a counseling of minister shall be responsible to the Lok Sabha, not the both house. The ministerials as a responsibility there is a essentially feature of parliamentary from a government. The principle of the ministerials and responsibility has to the dimension and collective responsibility and individually of responsibility. And the next year, collective responsibility. What do you mean to the collective responsibility? Our constitution clearly says that the council of ministers shall be a collective responsibility to the house of people. It actually means that a minister are responsible to the Lok Sabha, not individually alone, but collective also. Collective responsibility has a two implication. First here it means that every member of the counseling of the minister is a accept or responsible for the each and every decision of the cabinet. The member of counseling of her minister swim and sink together. When a decision has been taken by cabinet, every minister has to stand by it without any hesitations. And if a minister does not agree with their cabinet decision, the only alternative left to him here is the resign from a counseling minister. This instance of collective responsibility means that the minister must vote with the government, speak in defense of it is if the prime minister insists and see he is cannot be afterward rejection of criticism of the act. Either a parliament or in the constitutionally on the ground that she here did not be agree with the decision. Secondly, voted of not confidence against the prime minister is a vote against the whole council of minister. Similarly, advice vote is the Lok Sabha on government bill or budget or implies lack of confidence in the entire councils of their minister, not only the is a mover of the bill. The next year, individual of responsibility. Third, their ministers are collectively responsible to be Lok Sabha. They are also individually responsible to the Lok Sabha. Individually responsibility is a enforce even an action taken by a minister without the concerns of their cabinet or the prime minister is a
criticized and not approval by the parliament. Similarly, if a person conduct of a minister is a questionable and is unbecoming, he may be have to be resigned without affecting the fact of the government. If a minister is a become a liability as a embarrassment on the prime minister, he may be asked to quit. A non-confidence motion. What do you mean to the no confidence motion? It is a motion moved by the member of legislatures as expressing the non confidence of house in the counseling of minister. If adopted by their legislature, a counseling minister has been resigned. तो दोस्तों हमारे समक्ष यही आया है कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व, आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं इन मंत्रियों को। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के परामर्श तथा सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और संविधान के अनुसार मंत्री परिषद के प्रसाद काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी परंतु वास्तव में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और लोकसभा के उन्हें हटा सकती है। कहते हैं वस्तुतः यह है कि संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, दोनों सदन के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व संसाधनात्मक सरकार का एक आवश्यक लक्षण होगा। मंत्रिपरिषद जो दायित्व को जो है सिद्धांत के दो आयाम होते हैं, एक तो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो देखते हैं पहला जो है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। पहला जो हमारे समक्ष आता है सामूहिक दायित्व। हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मंत्री लोकसभा के प्रति केवल व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी नहीं अथवा सामूहिक रूप से भी होते हैं। कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के दो निहित अर्थ होता है। पहला यही कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार भी करता है। मंत्रिपरिषद की सभी सदस्य इकट्ठे तैरते हैं तथा इकट्ठे ही डूबते भी हैं, यानी इकट्ठे उनको चलना भी है, इकट्ठे उनको आगे बढ़ना भी है। जब मंत्रिमंडल द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रत्येक मंत्री को बिना किसी झिझक से उसका समर्थन करना होगा। यदि कोई मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसके लिए केवल एक विकल्प बचता है कि वह मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दे। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि मंत्री सरकार के साथ मतदान भी करे। यदि प्रधानमंत्री आग्रहपूर्वक कहे तो उसका समर्थन करे और बाद में संसद में या अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने इस निर्णय की आलोचना को इस आधार पर रद्द न करे कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं था। दूसरी यह कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होना समूचे जो है मंत्रिपरिषद के लिए विरुद्ध अविश्वास है। इसी प्रकार लोकसभा में भी यदि किसी भी सरकारी विधायक का बजट के विरुद्ध बहुमत नहीं होता है तो सारे मंत्रिपरिषद को विरुद्ध अविश्वास है, न कि केवल विधायक प्रस्ताव करने वाले के विरुद्ध। यानी कहा जाए तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति का आलोचना किया जाता है तो इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर ही पड़ता है। मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति गलत करता है तो इसका प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति पे नहीं पड़ता है, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है। मान लीजिए एक पुलिस वाला गलत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इससे पूरा डिपार्टमेंट ही बदनाम होती है। ये डायलॉग आपने फिल्मों में भी सुना होगा। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट यही बताता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है अपना स्वयं। कहते हैं, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि कोई मंत्री होता है या कोई देश का प्रतिनिधि होता है, वो निजी कभी नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है और उसका फैसला भी सार्वजनिक होना चाहिए, ना कि निजी होना चाहिए। तो ये बात तो आपके लिए जरूरी था। अब देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होती है। यद्यपि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यद्यपि वे लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना यदि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य का आलोचना होता है तो उसे संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू होता है। इसी प्रकार यदि किसी मंत्री का व्यक्तिगत व्यवहार अभद्र अथवा अप्रश्नात्मक हो तो सरकार पर कोई प्रभाव पड़े बिना उसे त्यागपत्र देना होगा। यदि कोई मंत्री सरकार का बोझ बन जाता है अथवा मंत्री
जो है प्रधानमंत्री के लिए सिर दर्द बन जाता है तो उसे पद छोड़ने के लिए ही कहा जा सकता है। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कि वो संसद को जो है सही मानने दे और सही रूल रेगुलेशन के साथ अपना कार्य संपन्न भी करे। अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की तो इसका मतलब यही होता है कि यह प्रस्ताव विधायकों के किसी भी सदस्य द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निम्न सदन अथवा अभिक्त अविश्वास है। यदि विधायक इसे पारित कर देता है तो मंत्रिमंडल को जो है मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। यानी विधायक इसे पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना स्वाभाविक बात बन जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप इसी तरह तिरपान सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, समझते रहिए। लेकिन दो बात आपको भूलना नहीं है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाने का संकल्प लेना है और ये संकल्प पूरा आप ही से होगा जब तक ये आप व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जितना हो सके सब्सक्राइब करके रख लो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर पहली बार वीडियो देख रहे होते तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो है समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। मान लीजिए अगर कोई टॉपिक अगर आप YouTube पर सर्च करते हो तो उस पर आपको मेरा वीडियो जल्दी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये उस YouTube का प्रावधान है कि जो पहले से ही है वो उसी का जो है आगे दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर सारे वीडियो आपको लाइन वाइज दिख जाता है। जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसको चला के जो है अपने कहीं भी सेव कर सकते हो।